बेटा स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर, हो रही है। ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन 2 और स्टैंडर्ड मेथड्स पे आ जाते हैं। अब देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ अ सॉल्यूशन हमने सारे कर लिए हैं बेटा। टोटलिंग, काउंटिंग, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सर्चिंग यूजिंग अ लीनियर सर्च, और ये बबल सॉर्टिंग। ठीक है। हाँ, अब ये है कि आप लोगों के लिए मैंने कुछ पास्ट पेपर के सवालात भी निकाल के रखे हुए हैं और वो मैंने आपको देने हैं लाजमी तौर पे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज 7.5, एंड दैट इज वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। देखें, देखें होता ये है कि एज बीइंग अ प्रोग्रामर ना, आपको ना वैलिडेशन और वेरिफिकेशंस करवानी पड़ती हैं। वैलिडेट करवाने का पहले मतलब समझ लें। वैलिडेट का मतलब ये होता है कि डाटा वैलिड है। अब इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे हम एक वेबसाइट पे गए और वहां पे हमें एक फॉर्म मिला जिसके अंदर हमसे ना रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई अपना नेम एंटर करो। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने वहां पे एंटर कर दिया 1 2 3 4 5। ठीक है। अब ये एक डाटा है, ये डाटा कहलाएगा, दिस इज अ डाटा, राइट? आपने एक इंफॉर्मेशन दी है उसको। बट द थिंग इज दैट ये वैलिड नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नेम की रिक्वायरमेंट है उसको वैलिडेट कराने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे मल्टीपल लेटर्स आने चाहिए थे, नॉट नंबर्स। तो वैलिडेशन ऑफ डाटा कहलाती है कि करेक्ट डाटा जो है ना, वो आपके अंदर जो है वो उसमें आए, उस जगह पे। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि डाटा रीजनेबल होना चाहिए। ये देखो, रीजनेबल का मतलब यही है कि रीजनेबल का मतलब ये होता है कि जो रीजन हम लोग चाह रहे हैं उसको वो पूरा कर रहा हो। लाइक नेम की रिक्वायरमेंट है तो नंबर्स नहीं आएंगे उसके अंदर, लेटर्स ही आएंगे। दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन ये होती है कि जो हमने डाटा इनपुट किया है उसको अगेन वेरीफाई कर लो। मिसाल के तौर पे पासवर्ड डाला, हम जब अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, वेबसाइट बोलती है एंटर पासवर्ड देन कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड में क्या होता है? वेरीफाई हो जाता है कि हाँ, ये वाला जो डाटा है ये एक्यूरेटली वही डाटा है जो हमने ऊपर दिया है। तो इसके अंदर हमारे पास ना कुछ चेक्स आते हैं। वैलिडेशन की अगर बात कर लें ना 7.5.1 की, तो दैट इज द न्यू टॉपिक। और इसके अंदर हमारे पास आते हैं कुछ चेक्स। अच्छा जी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैलिडेशन इज द ऑटोमेटेड चेकिंग बाय अ प्रोग्राम दैट डेटा इज रीजनेबल बिफोर इट इज एक्सेप्टेड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि अगर ऑटोमेट करने का मतलब क्या होता है बेटा? ऑटोमेट करने का मतलब होता है कि कंप्यूटर खुद चेक करे कि ये डाटा वैलिड है या नहीं। नॉट लाइक कि हम करें सर, मैनुअली, बल्कि प्रोग्राम करें। जी, सवाल पूछे। ये वैलिडेशन जो है आपने कहा अभी डिजिट्स में होती है या फिर अल्फाबेट्स में भी हो सकती नहीं 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 नहीं, ये किसी भी डेटा टाइप के लिए हो सकती है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी भी डेटा टाइप के लिए हो सकती है। अभी चेक करते हैं। देखो, पहली जो हमारे पास वैलिडेशन में आ रहा है ना, दैट इज अ रेंज चेक। अब आते हैं चलो रेंज चेक के ऊपर, ये रेंज चेक क्या हो। अब आ जाओ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एक रेंज चेक जो होता है ना, अ रेंज चेक checks that the value of a number is between an upper value and lower value. For example, checking that percentage marks are between 0 and 100. मिसाल के तौर पे देखो, दुनिया में बहुत सारे टाइम में आपको जो डाटा चाहिए होगा वो एक रेंज के अंदर होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक पेपर बनाया 100 नंबर का। तो अब 100 नंबर के पेपर को वैलिडेट करने का मतलब ये है कि उसके अंदर एक रेंज चेक की जाएगी कि यार नंबर जो एंटर किए जाए ना इस प्रोग्राम में, वो 0 से लेके 100 के बीच में हो, इंक्लूडेड, यानी 0 and 100 इंक्लूडेड, लेकिन इस रेंज के बीच में हो। अगर कोई 110 एंटर कर देगा तो दैट इज एन इनवैलिड डाटा फॉर दैट रेंज, राइट? इसी तरह मिसाल के तौर पे एक स्कीम है कोई गवर्नमेंट की और वो कहती है कि यार सीएसएस का एग्जाम जो है ना वो अप टिल 30 इयर्स ऑफ एज तक दिया जा सकता है, इसके बाद नहीं। तो देयर इज अ रेंज कि भाई 18 से लेके 30 की रेंज तक के लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे आगे या उससे पीछे वाले नहीं कर सकते। अगेन रेंज चेक आ गया। फिर रेंज क्या है कि हम कभी कोई मिसाल के तौर पर हमारा हमने एक बजट एंटर किया अपनी सर्च के अंदर। अगर आपने कभी ओएलएक्स देखा हो ना, या पाक व्यूज देखा हो, या कोई ऐसी वेबसाइट देखी हो जहाँ पे फिल्टर्स होते हैं, बल्कि दराज पे भी होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हम एक रेंज डालते हैं कि यार हमारा बजट है स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 अप टिल मिसाल के तौर 25,000, और हमें एक फोन निकाल के दो। तो वो फिल्टर करता है
अपनी सर्चेस को और उसके हिसाब से उस रेंज के अंदर वो फोन निकाल के दे देगा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट होगा वो निकाल के दे देगा। तो रेंज चेक हम दुनिया में बहुत सारी दफा यूज कर रहे होते हैं, रियल लाइफ में भी कर रहे होते हैं। अब इसको प्रोग्राम में कैसे, यानी सूडो कोड में कैसे लेके आना है वो यहाँ पे देखते हैं। देखो रेंज कैसे बनाएंगे। प्रोग्राम चेक करो बेटा। सबसे पहले उसने एक प्रॉम्प्ट दिया यूजर को कि प्लीज एंटर द स्टूडेंट्स मार्क। समझ में आ गया हमें कि ये ऊपर से नीचे तक जितनी एग्जांपल्स दे रहा है सूडो कोड के अंदर, ये क्लास की चल रही हैं, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स की चल रही हैं, ये स्टूडेंट मार्क के एरेज की चल रही हैं, यही चल रही है एग्जाम्पल ना। तो इसने यहाँ पे भी वही मेंटेन रखा है, प्लीज एंटर द स्टूडेंट्स मार्क। ओके। उसके बाद इसने एक लूप शुरू किया रिपीट का, क्योंकि देखो रिपीट का लूप इसलिए शुरू किया कि जैसे ही आपने कोई इनवैलिड मार्क्स एंटर किए तो देयर शुड बी अ कंडीशन जो उसको चेक करे और आपको फौरन से कहे कि भाई दोबारा एंटर करो। दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग द कंडीशनल लूप। क्योंकि देखो जब मिसाल के तौर पर हम एक क्लास वाइज चल रहे होते हैं ना मिसाल का, तो उसमें एक से ज्यादा बच्चे होते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मुझे जस्ट एक स्टूडेंट का चाहिए, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि चलो आप इफ एल्स की कंडीशन यूज कर लो, बिकॉज वो रिपीट नहीं होती। लेकिन वो ये करेगी कि अगर आपने सही डाटा एंटर किया मिसाल इस रेंज के अंदर, तो इफ की कंडीशन ट्रू होगी देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। और वो जो है वो स्टोर कर लेगा मार्क्स को, और एल्स पे वो बता देगा कि यू एंटर्ड एन इनवैलिड नंबर। लेकिन अगर वो एक बच्चे का भी आपको हर हाल में सही नंबर ही एंटर करवाने हैं, तो एक बच्चे के लिए भी आपको एक कंडीशनल लूप ही यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पहली ही बार मिसाल के तौर पे लेट सपोज यू आर यूजिंग द रिपीट एंटिल लूप, लेकिन पहली ही बार एक ही बच्चे के लिए भले से किसी ने गलत वैल्यू एंटर कर दी, 100 के बजाय 110 एंटर कर दिया, तो भाई उस बच्चे का भी एंटर करवाने के लिए यू नीड टू बी यूजिंग अ लूप। तभी वो आपको दोबारा प्रॉम्प्ट करेगा कि कंडीशन भाई फॉल्स हो गई है, यू नीड टू री एंटर द वैल्यू, राइट। तो इस वजह से हम रिपीट का लूप यूज कर रहे हैं। अब चेक करो, हमने एक इनपुट लिया एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है स्टूडेंट मार्क, और इससे ही पता चल रहा है कि दिस इज फॉर अ सिंगल स्टूडेंट, बिकॉज इसके अंदर कोई एरे नहीं है। इसका मतलब है मल्टीपल वैल्यूज नहीं है, सिंगल वैल्यू है, तो एक ही स्टूडेंट के लिए होते हैं। अब इसने एक कंडीशन लगाई, इफ स्टूडेंट मार्क लेस देन 0 और स्टूडेंट मार्क ग्रेटर देन 100, तो क्या होगा। तो क्या होगा, देखो भाई पहले तो ये समझ लो कि स्टूडेंट मार्क एक वेरिएबल है जो कि ऊपर कहीं भी क्या हो गया होगा, डिक्लेयर हो गया होगा। वो वाला पार्ट इन्होंने शो नहीं किया, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन बनाई कि अगर तो स्टूडेंट मार्क की वैल्यू जो यूजर ने इनपुट की है वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 100 है। देखो जो और का ऑपरेटर होता है ना, वो अपने इर्द गिर्द लिखी हुई जो दो कंडीशन होती हैं, यानी एक ये वाली और एक ये वाली, इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये कंडीशन क्या हो जाती है बेटा, ट्रू हो जाती है। यानी कोई एक भी ट्रू होगी ना, इधर इधर कि अगर तो मार्क लेस देन 0 होंगे तो भी ट्रू हो जाएगी, और अगर मार्क्स ग्रेटर देन 100 होंगे तो भी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट की स्क्रीन पे शो होगा द स्टूडेंट्स मार्क शुड बी इन द रेंज 0 to 100, प्लीज री एंटर द मार्क। ठीक है, यानी अगर तो ये वैल्यू आउट ऑफ द रेंज गई तो भाई आउटपुट में आ जाएगा कि प्लीज री एंटर द मार्क। सही है। अच्छा उसके बाद हमने कर दिया एंड इफ, ठीक है, एंड इफ कर दिया हमने। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इफ के बाद एंड इफ कर दिया। इसके अंदर कोई एल्स इफ एल्स वाला पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हमने जस्ट एक मार्क की वैल्यू स्टोर करवानी है, नॉट लाइक कि हम कहेंगे नहीं हो सकती, ये वाली पार्ट इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। हमने लेकिन रिपीट का लूप तो खत्म करना है ना, तो वी नीड टू बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन कि जो रिपीट के लूप को खत्म करे। तो अब रिपीट के लूप को खत्म कैसे करेंगे, अब खुद ही आप तुक्का मार लो कि अगर वैल्यू आउट ऑफ द रेंज होने पे इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी इफ की कंडीशन नॉट ट्रू हो रही है, सॉरी, अगर आउट ऑफ द रेंज होने पे इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इनसाइड द रेंज अगर वैल्यू है यानी डेटा वैलिड है, तो इसका मतलब है कि रिपीट का लूप फिर खत्म हो जाएगा और वो वैल्यू एक्सेप्टेड होगी और स्टोर करवा दी जाएगी वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है स्टूडेंट मार्क। ये जो मैंने अभी लास्ट बात बोली है बेटा, ये बताओ क्या सर ये समझ में आई आपको। एक्सक्यूज मी हाँ सर। भाई, जी जी बोलो। सर अगर ये क्वेश्चन अगर आते हैं कि ये रेंज चेक या फिर जैसे वो हमने पहले पीछे किया है बबल सॉर्ट, अगर उस तरह के हाँ क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमने इनके प्रोग्राम लिखने हैं।
जी, आपने ये जो कोड आपकी क्या स्क्रीन मेरे पे को लिखा हुआ एक्सप्लेन था ना, करना? देखो जो कोड लिखा जी हुआ है ना स्क्रीन पे, बस ये लिखना है। जो मैं समझा रहा हूं ना, दैट इज नॉट द पार्ट फॉर राइटिंग इन द एग्जाम। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए करवाता हूँ। एग्जैक्टली यही कोड है जो आपने कॉपी पेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। देखो सिनेरियो अगर मार्क्स के अलावा कोई आएगा तो वो चीज एंटर होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन होगी यही, रेंज ऐसे ही बनेगी, कंडीशन यही होगी, कोड यही होगा। ठीक है, आपने और कुछ नहीं लिखना जी इसके अलावा। सर। हाँ सर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, उसमें जी जी। इन्होंने कहा था इसमें मतलब वाई बबल सॉर्ट इज मोर एफिशिएंट, तो इसमें फिर हम्म। कोड लिखना था या फिर उसको एक्सप्लेन करना था? नहीं 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 नहीं, इसमें कमेंट करना है, यू हैव टू कमेंट ऑन इट। कमेंट करना? हाँ, इसको आप व्हाट्सएप पे मुझे ठीक। भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वहां जवाब दे दूंगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके ठीक। अच्छा अच्छा। अब देखें, आखिरी बात जो मैंने की ना ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये समझ लें। मैंने कहा कि अगर आउट ऑफ द रेंज वैल्यू एंटर करने पे इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है ना, देखो ना आउट ऑफ द रेंज है ना, लेस देन जीरो आउट ऑफ द रेंज है, ग्रेटर देन 100 आउट ऑफ द रेंज है, लेकिन ये आउट ऑफ द रेंज होने पे इफ की कंडीशन असल में ट्रू हो रही है कि भाई आउट ऑफ द रेंज है ना, तो इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है और देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और स्क्रीन पे हमें ये शो हो रहा है कि द स्टूडेंट मार्क्स शुड बी इन द रेंज 0 to 100, प्लीज री एंटर। ये बात सही है? तो भाई इन साइड द रेंज अगर कोई वैल्यू डाल रहा है जो सही वैल्यू है, यानी मिसाल 50 है, 65 है, कोई भी है, जो सही वैल्यू डाल रहा है, तो उस पे हम फिर रिपीट की कंडीशन को ट्रू करवाएंगे ना। ये बात समझ में आई कि वहां तो इसकी कंडीशन ट्रू हो रही है आउट ऑफ द रेंज आने पे, लेकिन इनसाइड द रेंज रहने पे जो है वो अनटिल की कंडीशन ट्रू हो रही है। और आपको पता है कि जब अनटिल की कंडीशन ट्रू होती है तो जो रिपीट का लूप है वो कलेक्टिवली क्या हो जाता है बेटा, टर्मिनेट हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर यूजर ने एक वैल्यू भी सही एंटर कर दी विद इन द रेंज तो ये रिपीट का लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम सक्सेसफुली एक वैल्यू स्टूडेंट मार्क नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे बाय वैलिडेटिंग द रेंज। इससे ये पता चल जाएगा कि यूजर ने जो रेंज एंटर की है नंबर की, वो मतलब जो वैल्यू एंटर की है नंबर की, वो विद इन द रेंज है। मुझे बताओ रेंज चेक में कोई इशू है? फिर आगे चले। सर क्लियर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लेंथ चेक, सेकंड आ गया हमारे पास भाई, लेंथ चेक। ओके, देखो लेंथ का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वैल्यूज, काउंटिंग द नंबर ऑफ वैल्यूज, कि भाई इतनी वैल्यूज मांगी थी, क्या उतनी है या नहीं है। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो उन्होंने यहाँ पे यूज की है वो बहुत ही ईजी है भाई, कि अक्सर वेबसाइट्स पे आप जाओ तो यूजर नेम और पासवर्ड की ना एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट होती है ना, कि भाई इतने डिजिट्स का पासवर्ड एंटर करो। नॉट लाइक कि क्या वैल्यू है, वो ये नहीं कह रहे थे कि वैल्यू कौन सी है, कौन सी डेटा टाइप है ना, वो कह रहे होते हैं जो भी है ना भाई उसकी लेंथ ही होनी चाहिए। सही है? जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि भाई पासवर्ड शुड बी 8 डिजिट्स। अक्सर औकात वेबसाइट्स पे ये फॉलो किया जा रहा होता है कि पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 होनी चाहिए, 8 वैल्यूज होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, अब इसी लेंथ चेक को, ये रेंज नहीं है, ये बात याद रखना, रेंज का मतलब है एक स्पेसिफिक रेंज है और उसके विद इन द मीन कोई कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन लेंथ में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन की गई है कि इतनी ही लेंथ होनी चाहिए तो भाई उतनी ही होनी चाहिए। नॉट लाइक अपनी मर्जी से कि भाई कुछ भी नहीं 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 नहीं, ये लेंथ अलग चीज है। अब यहाँ पे चेक करो, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, यूजर को प्रॉम्प्ट किया कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड ऑफ 8 कैरेक्टर्स, स्पेसिफाई कर दिया कि पासवर्ड शुड बी 8 कैरेक्टर्स। उसके बाद अगेन रिपीट का लूप यूज किया, भाई इसलिए किया क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि पहली वैल्यू हो चाहे एक ही वैल्यू चाहिए हो, लेकिन अगर सही एंटर करवानी है ना तो लूप के अंदर रखोगे। उसकी वजह यह है कि क्या पता अगर तुम इफ एल्स की कंडीशन यूज कर रहे हो जो कि एक वैल्यू के लिए होती है, तो क्या पता यूजर पहली बार गलत वैल्यू डाल देगा तो दोबारा प्रॉम्प्ट कैसे करोगे उसको कि गलत हो गई? हो ही नहीं सकता, वो होगा ही लूप के अंदर, क्योंकि लूप के अंदर एक वैल्यू भी चल जाएगी अगर उसकी कंडीशन यही बनी हुई है कि एक वैल्यू एंटर सही हो गई, लूप खत्म हो जाएगा। चलो, रिपीट का लूप शुरू किया और इनपुट लिया एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम था क्या बेटा, पासवर्ड। अब याद रखना कि पासवर्ड ऊपर डिक्लेयर हुआ हुआ होगा, सारे मामला इसके उसके होंगे। अब आप चेक करो, इन्होंने इफ की कंडीशन लगाई और एक फंक्शन यूज किया सूडो कोड का जिसका नाम है लेंथ। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है ना सूडो कोड का, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 8 के एंड एंड में जाके, जहां पे हम फंक्शन और प्रोसीजर पढ़े होंगे, वहां पे लाइब्रेरी रूटीन्स होंगे और उसी के दरमियान में हमें ये लेंथ और सब स्ट्रिंग और अपर और लोअर केस वाली ये चीजें मिलेंगी। लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, बट मैं सिर्फ ये बता दूं कि जो लेंथ का फंक्शन है ना सूडो कोड के अंदर, ये असल में सिर्फ लेंथ ही चेक करता है। ठीक है,
अब आप देखो, इसके अंदर हम करते ये हैं कि आपने लेंथ लिखना है एज अ फंक्शन, तो सूडो कोड के दो पहले रूल्स फॉलो होंगे, नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट और अपर केस। और इसके अंदर जिस भी वेरिएबल का नाम लिखोगे ये उसकी लेंथ को चेक कर लेगा। अब हमें यहाँ पे किस वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी है? पासवर्ड की, कि यूजर ने जो पासवर्ड एंटर किया है वो एग्जैक्टली 8 लेंथ है या नहीं है। तो हमने लेंथ के आगे ब्रैकेट में वेरिएबल कौन सा रखना होगा? पासवर्ड, हमने रख दिया भाई। अब हमने कहा कि अगर पासवर्ड, अब ये जो साइन है ना बेटा, ये वाला, ये सूडो कोड के अंदर कहलाता है नॉट इक्वल्स टू। सही है, ये नॉट इक्वल्स टू के लिए होता है। यानी इक्वल्स टू के लिए तो हम सूडो कोड के अंदर जो है इक्वल्स टू यूज करते हैं, असाइनमेंट के लिए बैक एरो यूज करते हैं, नॉट इक्वल्स टू के लिए हम ये यूज करते हैं। ये याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, नॉट इक्वल्स टू हो गया, हो गया भाई। अब देखो, अगर तो पासवर्ड की लेंथ नॉट इक्वल्स टू 8 है, इफ कंडीशन ये बन रही है, तो अब हम यूजर को कहेंगे देन वाले पार्ट के अंदर ये कि योर पासवर्ड मस्ट बी एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर्स, प्लीज री एंटर। अच्छा, कुछ चीजें होती है ना बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लेंथ फॉलो करती है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका CNIC नंबर है 14 कैरेक्टर्स का होता है, इतने ही होंगे। आपका फोन नंबर है, वो इतने ही कैरेक्टर्स होंगे जितने होते हैं। आपकी जो है वो एक डेट का फॉर्मेट है, उतने ही कैरेक्टर होंगे जितने होते हैं। तो भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी स्कूल में GR नंबर्स होते हैं, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। तो भाई कुछ चीजों में आपको स्ट्रिक्टली रेंज फॉलो करनी, लेंथ फॉलो करनी होती है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही मकसद फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना है और कहना है कि योर पासवर्ड मस्ट बी एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर्स, प्लीज री एंटर। और यहाँ पे हो जाएगा एंड एफ, ठीक है। एंड इफ हो गया, और फिर ये रिपीट करेगा अपने आप को, क्योंकि जब ये यहां पे आएगा ना कंडीशन को चेक करने, अंटिल की, यानी एंड इफ के बाद जब ये अंटिल की कंडीशन चेक करने आएगा, तो अंटिल की कंडीशन क्या रहेगी बेटा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ पासवर्ड इज इक्वल टू 8 इसने कंडीशन बनाई है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि यूजर ने कोई ऐसी लेंथ अभी एंटर कर दी है, मिसाल 10, जो कि नॉट इक्वल टू 8 है। दैट्स वाई नॉट इक्वल टू 8 है, तभी तो हमें ये चीज देखने को मिली है ना स्क्रीन पे कि योर पासवर्ड मस्ट बी एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर्स, प्लीज री एंटर। तो यानी कि अगर तो यूजर ने 8 कैरेक्टर्स नहीं डाले तो ये अनटिल वाली कंडीशन भी फॉल्स रहेगी, और ये लूप क्या हो जाएगा बेटा? रिपीट हो जाएगा। दोबारा से इनपुट लेगा पासवर्ड का, दोबारा से यूजर इनपुट करेगा। ये चीज मैं आपको यहाँ पे कहना थोड़ा सा भूल गया कि जब यहाँ पे भी एंड इफ होगा ना बेटा, तो पहले वो अनटिल की कंडीशन को ही चेक करेगा, और क्योंकि स्टूडेंट मार्क जो है वो रेंज से बाहर होंगे, तो ये कंडीशन उस वक्त क्या हो रही होगी? फॉल्स हो रही होगी। दैट्स वाई ये लूप रिपीट होगा, दोबारा से इनपुट लेगा, और फिर अगर वो सही होगी तो फिर जाके ये कंडीशन ट्रू होगी। ये बात इसमें ऐड अप कर लीजिएगा। अच्छा, यहां तक देखो। अब जब ये री एंटर किया इसने मिसाल के तौर पे, और इसने इनपुट पासवर्ड लिया, तो अब यूजर ने पासवर्ड डाल दिया 8 कैरेक्टर्स का ही पासवर्ड डाल दिया। सही है, अब आगे 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड, जो कि सही है। अब जब ये कंडीशन को चेक करेगा ना, इफ वाली कंडीशन को, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब है कि देन वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, और ये डायरेक्टली पहुंचेगा अनटिल की कंडीशन पे। अब ये चेक करेगा कि क्या लेंथ ऑफ पासवर्ड इज इक्वल टू 8, तो अब फॉल्स के बजाय बात क्या हो जाएगी बेटा? ट्रू। तो जब ये ट्रू हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा जो लूप है ये कलेक्टिवली क्या हो जाएगा बेटा? टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हो जाएगा और इसका मतलब है कि अब पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू, सही वैल्यू सक्सेसफुली स्टोर हो गई है, जो कि 8 कैरेक्टर्स पे बेस कर रही होगी। मुझे बताओ बच्चों, ये वाली बात समझ में आई है या कोई इशू है इसमें? मैं आ गई। ठीक है, बाकी लोग भी बता दें। जी, आपकी आवाज कट रही है बेटा। शुमाइला, क्या कह रही हैं? जी सर, क्लियर है। ठीक है, जी सर, क्लियर है। ओके। अब इन्होंने यहाँ पे एक और प्रोग्राम दे दिया। अच्छा है कि एक से ज्यादा एग्जांपल्स मिल जाती हैं तो बंदे को ज्यादा समझ में आ जाता है। इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। अभी हमारे पास टाइम तो है अच्छा खासा, बल्कि टाइम तो शॉर्ट है, लेकिन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, ऊपर लिखा है कुछ इन्होंने, फॉर एग्जाम्पल, हाँ यहाँ से पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, अ फैमिली नेम कुड बी बिटवीन 2 and 30 कैरेक्टर्स। यानी फैमिली नेम जो होता है ना भाई, 2 से लेके 30 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। सो दैट नेम्स विद 1 कैरेक्टर और 31 और मोर कैरेक्टर्स वुड बी रिजेक्टेड। ये तो बात आपको समझ में आई गई होगी इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने सबसे पहले देखो यूजर को प्रॉम्प्ट किया, इन्होंने कहा प्लीज एंटर योर फैमिली नेम। अब जहन में रखना कि 2 कैरेक्टर्स हो सकते हैं या 30। 30 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम नहीं हो सकते। ओके।
अब इन्होंने दोबारा से रिपीट का लूप शुरू किया और इनपुट लिया एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है फैमिली नेम। याद रखो ये ऊपर डिक्लेयर हो चुका हुआ होगा विद डाटा टाइप ऑफ क्या, इंटीजर, क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू की रेंज आ रही है, मतलब इंटीजर्स की रेंज आ रही है ना, नंबर्स की। इन्होंने चेक किया इसके बाद सर ये रेंज चेक बता रहे हैं। ये रेंज जो है ना, लेंथ चेक है, सॉरी रेंज चेक नहीं है, लेंथ चेक बता रहा हूँ, सही कह रहे हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पे इफ लेंथ ऑफ फैमिली नेम एज द वेरिएबल, फैमिली नेम जो है उसकी लेंथ अगर ग्रेटर है 30 से, और लेंथ ऑफ फैमिली नेम इज लेस देन 2। अब ये दो कंडीशंस हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में सेपरेटली हम लोग लेंथ का फंक्शन यूज कर रहे हैं चेक करने के लिए कि भाई अगर तो फैमिली नेम की लेंथ ग्रेटर देन 30 है या लेंथ लेस देन 2 है। ठीक है, तो अब और का मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी बात ट्रू होगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, देन क्या करो, आउटपुट के अंदर टू शॉर्ट और टू लॉन्ग प्लीज री एंटर, ये स्क्रीन पे शो करवा दो। अब देखो मिसाल के तौर पे यूजर आया, उसने अपना फैमिली नेम एंटर किया और वैल्यू बन गई 33 वैल्यू, सही है। जब ये यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा तो बोलेगा कि क्या ये लेस देन 2 है, लेस देन 2 तो नहीं, लेकिन क्या ये ग्रेटर देन 30 है, यस। तो ये कंडीशन कलेक्टिवली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर ये देन वाले पार्ट पे आएगा और ये प्रिंट करवा देगा टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। अब देखो इसमें ये नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन वो आपको ये बोल देगा कि या तो ये टू शॉर्ट वैल्यू एंटर किया आपने या टू लॉन्ग वैल्यू एंटर किया, प्लीज री एंटर। ठीक है, उसके बाद ये अनडिफ कर देगा। अब जब ये अंटिल पे आएगा तो अंटिल की कंडीशन हमने सही वैल्यू पे बनानी होती है हर दफा, कि जो सही वैल्यू है ना उस पर अंटिल की कंडीशन बनती है ताकि रिपीट का लूप खत्म हो और वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाए। तो अंटिल की कंडीशन हमने ये बनाई कि इफ अंटिल लेंथ ऑफ फैमिली नेम इज लेस देन इक्वल टू 30, यानी या तो 30 है या 30 से कम है, एंड कलेक्टिवली दो कंडीशन एक साथ ट्रू करनी है कि लेंथ ऑफ द फैमिली नेम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यानी देखो एक ही वक्त में दोनों बातें ट्रू होना जरूरी है, कि वो ग्रेटर देन 2 भी हो, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 हो, या लेस देन इक्वल टू 30 हो। ये दोनों बातें कलेक्टिवली सही होंगी, कलेक्टिवली सही होंगी तो जाकर अंटिल कंडीशन ट्रू होगी। दैट्स व्हाई हमने एंड का ऑपरेटर बीच में यूज किया है। तो अब जब वो अभी इस कंडीशन को चेक करेगा तो ना तो वैल्यू 33 जो एंटर हो गई है, तो ना तो वो लेस देन इक्वल टू 30 है और ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो दोनों ही चीजें फॉल्स हो गई हैं यहाँ पे, है ना। जब दोनों ही चीजें फॉल्स हो गई हैं तो ये कंडीशन कलेक्टिवली क्या हो गई बेटा, फॉल्स हो गई। अब जब ये फॉल्स हो गई तो रिपीट का लूप अपने आप को दोबारा से क्या करेगा बेटा, रिपीट करेगा, सही है। जब ये रिपीट करेगा ये दोबारा ऊपर पहुंच जाएगा, इनपुट लेगा फैमिली नेम के अंदर। अब यूजर ने एक वैल्यू डाली जो कि थी 25 कैरेक्टर्स की। चलो अब इससे बात करते हैं। 25 कैरेक्टर की वैल्यू आई, इसमें हमने सबसे पहले देखा कि हमने चेक किया कंडीशन के इफ लेंथ ऑफ फैमिली नेम इज ग्रेटर देन 30 और लेंथ ऑफ फैमिली नेम इज लेस देन 2। अब ना तो ये 25 वैल्यू ग्रेटर देन 30 है, ना ये लेस देन 2 है, तो ये कंडीशन कलेक्टिवली क्या हो गई बेटा, फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गई तो समझ लो ये पूरा का पूरा पार्ट एंड इफ तक क्या हो गया, स्किप हो गया। अब ये डायरेक्टली पहुंचेगा अंटिल के ऊपर, चेक करेगा। अंटिल में अब चेक हो रही है कि क्या लेंथ ऑफ द फैमिली नेम इज लेस देन इक्वल टू 30, तो 25 इसको सही कर रहा है कि यस लेस देन इक्वल टू 30 तो है, मतलब इक्वल टू 30 नहीं है लेकिन लेस देन 30 है। एंड लेंथ ऑफ द फैमिली नेम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 2 तो है। तो ये भी क्या हो गई बेटा, ये भी जब दोनों चीजें ट्रू हो गई तो ये कलेक्टिवली पूरी कंडीशन को क्या कर देगा बेटा, ट्रू कर देगा। और अब ये लूप जो है, कहाँ चला गया भाई, अब ये लूप जो है बेटा ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा बाय हैविंग द करेक्ट वैल्यू, क्योंकि रिपीट का लूप कंडीशन ट्रू होने पे खत्म हो जाता है। एंड वी हैव सक्सेसफुली स्टोर्ड करेक्ट वैल्यू इन द वेरिएबल ऑफ फैमिली नेम। बेटा ये बताओ इस एग्जाम्पल में कोई सवाल पूछना है। सर यहाँ तक क्लियर है, लेकिन एक चीज मुझे ये पूछनी है कि अगर हम स्पेसिफिक आउटपुट देना चाहें, लेंथ का शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है, तो फिर एल्स इफ का तो कंडीशन लगा इसके के अलग अंदर अलग इफ की मैसेज एक जनरेट और कर सकते नेस्टेड, हैं, यस मतलब यस कुछ यस और। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एक इफ की कंडीशन इसके अंदर लगेगी, यानी एक और नेस्टेड कंडीशन होगी कि इफ
पहले तो आपने ना उसके अंदर फिर करना ये होगा कि ऊपर आप लेंथ चेक ना यूज करें, फिर इस प्रोग्राम में आप अगर देखें ना तो रेंज चेक भी कर सकते हैं। बेसिकली ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें आप रेंज चेक भी कर सकते हैं देखा जाए तो ना आप ऊपर रेंज चेक कर लेंगे कि क्या रेंज आ रही है, ठीक है। उसके बाद आप ये करेंगे कि इफ लेंथ ऑफ फैमिली नेम इज लाइक ग्रेटर देन 30, तो आप कहेंगे टू लॉन्ग। एल्स इफ बनाएंगे, एल्स इफ के अंदर बोलेंगे कि इफ फैमिली नेम इज लेस देन 2 तो टू शॉर्ट। और एक फिर एल्स बना लेंगे आखिरी, और उसमें हम लिख देंगे कि जो है वो इनवैलिड वैल्यू, मिसाल के तौर पे कि अगर वो दोनों ही चीजें गलत हो गई तो इनवैलिड वैल्यू कर देगा उसको। और फिर कलेक्टिवली वो इफ को ट्रू या फॉल्स कर रहा होगा क्योंकि वो नेस्टेड होगा। तो ये आप करके देख, अगर आप ऐसा होमवर्क करना चाहें तो इसको बिल्कुल करके आप मुझे सबमिट करा दें, तो इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट सही है कि डेटा को अगर वैलिड करना है तो प्रॉपरली वैलिड तो यही किया जाएगा कि भाई वैल्यू टू लॉन्ग है या टू शॉर्ट है। बट ओ लेवल्स के लेवल पे हम इतना ही देते हैं बच्चों को, तो इतना ही काफी हो जाता है। चलें, अब हम बात करते हैं टाइप चेक की, ठीक है। ये आखिरी अभी हम करेंगे, उसके बल्कि प्रेजेंस चेक भी कर लेते हैं, अगर हमारी क्लास ने इजाजत दी तो कर लेते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओ आप लोग तो मुझे बता देना। टाइप चेक, अब देखो टाइप चेक के अंदर ना जो चीज चेक हो रही है वो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। चेक क्या होगा भाई, डेटा की टाइप। ये है टाइप चेक, ठीक है। अच्छा जी, उसने बता दिया कि 10 मिनट बाकी हैं क्लास में, ठीक है भाई। टाइप चेक के अंदर क्या होगा कि भाई डेटा की टाइप चेक की जाएगी। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो, a type check checks that the data entered is of a given data type. For example, that the number of brothers or sisters would be an integer. जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि भाई अगर मैं आपसे किसी के ये पूछूंगा कितने बहन भाई हैं, तो ये वैल्यू जो होगी वो इंटीजर वैल्यू होगी, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कोई बोलेगा मेरे 2.5 भाई हैं या मेरी 3.16 सिस्टर्स हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज से बाहर है। सही है, ऐसा नहीं होगा। तो आपकी इंटीजर वैल्यू होगी, लेकिन इस चीज को वैलिडेट कराना है थ्रू सूडो कोड, वो कैसे। यहाँ पे चाहिए, हमने यूजर को प्रॉम्प्ट किया आउटपुट में कि हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। सही है, रिपीट का लूप शुरू किया। अब मैं नहीं बताऊंगा कि रिपीट का लूप क्यों शुरू किया, क्योंकि आप लोग अब बेहतर समझ चुके हैं कि क्यों शुरू किया रिपीट का लूप। उसके बाद इनपुट लिया एक वेरिएबल के अंदर, जिसका नाम बहुत लेंदी हो गया है, लेकिन नाम तो है बहरहाल नंबर ऑफ ब्रदर्स। ये एक वेरिएबल का नाम है, इसकी डिक्लेरेशन ऊपर हो चुकी भी होगी, ठीक है, जो शो नहीं की गई। अब हम चेक क्या कर रहे हैं, देखो भाई, अब हम चेक ये कर रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ ब्रदर्स इज नॉट इक्वल्स टू डिव नंबर ऑफ ब्रदर्स कॉमा 1। ये क्या बात हुई। अब इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा हम जल्दी से एक जगह पे चलते हैं, मैं आपको समझाता हूं। हम आते हैं 8.2 के ऊपर, जो कि एरेज की डिस्कशन है यहाँ पे। और इससे पहले हम एक और चीज दिखाते हैं आपको। ये देखो, लाइब्रेरी रूटीन्स की अभी मैं बात ही कर रहा था और इत्तेफाक से अब करनी ही पड़ेगी। लाइब्रेरी रूटीन में हम लोग ना कुछ फंक्शंस हैं जो यूज करते हैं, और उसमें से एक फंक्शन है div। देखो div क्या करता है, रिटर्न्स द क्वोशिएंट द होल नंबर पार्ट। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास वैसे बनेगा 3.333 समथिंग। सही है। अगर मैंने यूं किया मिसाल के तौर पर, देखो लिखने का तरीका भी समझ लो। डिव जिस नंबर को डिवाइड करना होता है उसको पहले लिखते हैं। सही है। इसको मैथ्स में आई डोंट नो डिवाइडेंड बोलते हैं पहले नंबर को, क्या बोलते हैं, कोई किसी को याद हो तो मुझे बता दे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। जिस नंबर को डिवाइड करना होता है उसको यहाँ लिखते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसको कॉमा डाल के वहां लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब ये जो डिवीजन है ना, देखो एक तो एरिथमेटिक यूज होगी ना सूडो कोड के अंदर, वो कौन सी होगी, वो होगी स्लैश वाली। ये जो एरिथमेटिक ऑपरेटर है सूडो कोड में यही है, ठीक है। इसका आंसर सूडो कोड में भी यही आएगा 3.333। सही है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरह से डिवीजन करना चाह रहा हूं तो ये एक और मेथड है डिव का। ये क्या करेगा, ये भी डिवाइड करेगा 10 को 3 से, लेकिन इसका आउटपुट में रिजल्ट जो आएगा ना बेटा वो आएगा 3। असल में ये क्या करता है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना डेसिमल पॉइंट वाला, वो इग्नोर कर देता है। अगर आ भी रहा होता है तो इग्नोर कर देता है। जस्ट जो होल नंबर वाला पार्ट होता है ना,
वो आपको आउटपुट में शो करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप 11 डिवाइडेड बाई 2 करोगे ना, अगर आप डिव करोगे इसको, लेट्स सपोज 11, 2, तो इसका आंसर आएगा, क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 5, नॉट 5.5 बट 5। सही है, क्योंकि ये इग्नोर कर देगा पॉइंट वाली वैल्यू को। अब आ जाओ वापस, चलो भाई अब वापस चलते हैं, एक्सक्यूज मी वैलिडेशन सर, वेरिफिकेशन। जी जी सर आई बोलें। हैव हम्म। सर सूडो कोड तो एक फेक कोड है, किसी आईडीई में रन नहीं होता, तो फिर ये लाइब्रेरी तो सॉफ्टवेयर में होती है। नहीं ये नहीं चीज नहीं, थोड़ी ये सी ड्राई रन में एक्सप्लेन यूज कर होगा, दो। ड्राई रन में। अभी बात करते हैं उसकी। सूडो कोड को हम पेपर पे रन करते हैं, ठीक है, ड्राई रन। हम्म। अच्छा, अब यहां पे इन्होंने इसको यूज कैसे किया है फिर, अब ये देखो, इन्होंने कहा कि अगर नंबर ऑफ ब्रदर्स की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू, अब देखो डिव नंबर ऑफ ब्रदर्स कॉम, इसका मतलब है डिव के अंदर जो पहली वैल्यू है, जैसे नंबर ऑफ ब्रदर्स एज अ वेरिएबल ही लिख लिया उन्होंने, तो अब जो भी वैल्यू इसने एंटर की होगी, लेट्स सपोज 7, इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है, 1 से। अब समझो, अगर यूजर ने एंटर की है वैल्यू 7, यहां पे क्या आएगी 7, है ना। तो अगर मैं डिव 7, 1 करूंगा तो आंसर भी 7 ही आना है, ये बात सही है या नहीं, क्योंकि 7 को डिवाइड बाय 1 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो अब ये समझो कंडीशन को बनाया इस तरह से है कि अगर यूजर ने कोई वैल्यू एंटर की है और वो नॉट इक्वल्स टू है, कि अगर मैं उसी वैल्यू को डिवाइड बाय 1 करता तो डिफ के अंदर पॉइंट आ रहा होता। भाई मिसाल के तौर पे देखो, अगर यूजर ने एंटर कर दिया 6.5, सही है, 6.5 भाई हैं उसके, यूजर के, सही है। अब देखो क्या होगा, ये यहां पे इसकी कंडीशन में 6.5 रखेगा, यहां पे 6.5 रखेगा, कॉमा 1। अब जब ये डिव करेगा 6.5 कॉमा 1, तो आंसर क्या आएगा, 6, यही आएगा ना, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि वो फ्रैक्शनल पार्ट को क्या कर देगा, इग्नोर। तो अब मुझे बताओ कि यूजर ने एंटर किया हुआ है 6.5, क्या ये दोनों नॉट इक्वल्स टू हैं एक दूसरे के, तो जी। कंडीशन बनेगी 2, यस, ये नॉट इक्वल्स टू है। ओके, अगर ये नॉट इक्वल्स टू है तो फिर क्या करो, देन पे आ जाओ और बोलो दिस मस्ट बी अ होल नंबर, प्लीज री एंटर। ठीक है, अब ये एंड इफ करेगा, ये अंटिल पे पहुंचेगा, चेक करेगा अंटिल पे, नंबर ऑफ ब्रदर्स क्या इक्वल है डिव नंबर ऑफ ब्रदर्स कॉमा 1 के, यानी कि क्या 6.5 इक्वल है 6 के, ये कहेगा भाई फॉल्स नहीं है। फिर क्या करो, वापस रिपीट, रिपीट करो, फिर रिपीट करेगा, यूजर ने एंटर किया 8, ओके, अब वो प्लेस करेगा यहाँ पे 8 को, चेक करेगा, इफ नंबर ऑफ ब्रदर्स कॉमा 1, 8 को प्लेस किया करेगा यहाँ पे कॉमा 1, तो आंसर क्या आएगा, 8। इफ नंबर ऑफ ब्रदर्स इज नॉट इक्वल टू डिव नंबर ऑफ ब्रदर्स कॉमा 1 की वैल्यू, अब 8 नॉट इक्वल टू 8, क्या ये बात सही है, ये बात गलत है, क्योंकि 8 एक्चुअली इज इक्वल्स टू 8, नॉट नॉट इक्वल्स टू 8, सही है। तो ये बात गलत हो जाएगी, जैसे ही ये बात गलत होगी, इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, खत्म, टर्मिनेट, क्योंकि देन वाले पार्ट पे नहीं जाएगा, फिर पहुंचेगा अंटिल पे, क्या बोलेगा, अंटिल नंबर ऑफ ब्रदर्स इज इक्वल टू डिव नंबर ऑफ ब्रदर्स कॉमा 1, तो यहाँ पे वो प्लेस करेगा 8 इज इक्वल टू 8, क्या 8 इक्वल टू 8 है, ये बोलेगा यस, नाउ इट्स ट्रू, ट्रू होगा तो रिपीट का पूरा लूप क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और जो है यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा और नंबर ऑफ ब्रदर्स में सक्सेसफुली एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी विद अ करेक्ट डेटा की टाइप। ये होता है टाइप चेक। इसमें नॉर्मली जो एग्जाम में सवाल आता है ना बेटा, वो आपको इंटीजर के हिसाब से ही मिलता है, यानी नॉर्मली यही होगा कि आपको जो है ना इंटीजर वैल्यू और रियल वैल्यू के ही डिफरेंस को जज करना होगा। तो इसी तरह का ही सवाल मिलेगा आपको, नॉट लाइक के स्ट्रिंग को जज करो या बूलियन को जज करो, वो नहीं मिलेंगे आपको। मुझे बताओ कोई सवाल है, जल्दी से, 1 मिनट बाकी रह गया है, कोई सवाल है तो पूछ लो।
नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, देखें कोई अ, सवाल है भी ना अगर तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हैं। क्योंकि अब मैं दूसरी क्लास अगर शुरू भी तो ये जो करूंगा तो बहुत ये थोड़ी सी होगी। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। कोमा ये जो लगाया है ये सेपरेटर है। जी, ये असल में इसका तरीका है लिखने का कि इसके अंदर आप डिव लिखते हैं, सबसे पहले पहली वैल्यू लिखते हैं जिसको डिवाइड करना होता है और सेपरेटर लगा के दूसरी वैल्यू लिखते हैं जिससे डिवाइड करना होता है। तो तरीका ही यही है इसको लिखने का। और ये अभी हमारा टॉपिक मेन है भी नहीं, ये हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन क्योंकि टाइप चेक का पार्ट था तो मैंने कहा कि मैं आपको समझा दूं। इसकी मजीद एग्जाम्पल अगर कोई करनी होगी तो हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है जाइन? अच्छा सर, सर चैप्टर जी 8 में जो आपने बाकी की लाइब्रेरी बताई, तो टाइप चेक के अंदर उनमें से कोई भी लाइब्रेरी यूज हो सकती है, टिब हमेशा यूज नहीं होगा, वो इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो। डिपेंड्स, एग्जैक्टली डिपेंड अपॉन द सिनेरियो। तभी मैंने कहा ओके। कि एक और एग्जांपल इसकी ले लेंगे, कर लेंगे इंशाल्लाह तो और क्लियर हो जाएगा। सही है? चलो ठीक है, तो ये क्लास लेस देन अ मिनट ही बाकी है, और आप लोगों को अब चाहें तो आप लोग अब लीव कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर, नो जज़ाकल्लाह। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अल्लाह ओके, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।